brought to you by Hire and ITIL. अफ्रीकी देश अंगोला, यहाँ के हुआम्बो में एक जिंदा माइनफील्ड यानी ऐसी ज़मीन जिसके नीचे मौत दबी थी, जिसके ऊपर चहलकदमी कर रही थी सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट और भूरे जूतों में एक राजकुमारी। लेकिन ये राजकुमारी बारूद के इस ढेर पर चलने को क्यों आमादा थी? ये कहानी है साल 1997 की। अंगोला में 2 दशकों से चल रहे गृह युद्ध, हिंसा और आक्रोश में कुछ दिन की शांति थी। ये लेकिन शांति सिर्फ ज़मीन के ऊपर थी, ज़मीन के नीचे तो जानलेवा हथियार दबे थे। सालों के संघर्ष ने पूरे देश के तमाम गांवों, कस्बों और रिहायशी इलाकों में 1,50,00,000 लैंड माइंस का जाल बिछा दिया था। एक ऐसा हथियार जो ना आदमी जानता है, ना आदमी की जात, जो ना रंग जानता है, ना धर्म, ना बच्चों और बूढ़ों में फ़र्क करता है। जानता है तो बस दबाव, वो चाहे इंसान, जानवर या मशीन, किसी का भी हो। इस साइलेंट किलर के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए, लैंडमाइंस के खतरे को दुनिया को बताने के लिए ही इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने 15 जनवरी 1997 को वेल्स की राजकुमारी यानी प्रिंसेस डायना को बुलाया था, जिन्होंने जानलेवा लैंडमाइंस के खिलाफ लड़ाई में ये कदम उठाए थे। हालांकि वो अकेली नहीं थी, उनके साथ थे माइन हटाने वाली संस्था होलो ट्रस्ट के एक्सपर्ट पॉल हेस्लॉप। बीबीसी को दिए एक बयान में पॉल इस वाकये के बारे में कहते हैं, उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये तय करना कि अगली सुबह मैं वेल्स की राजकुमारी को बारूद से उड़ाने के लिए दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शख्स न बन जाऊं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज बात करेंगे लैंडमाइंस की, ऐसा जानलेवा हथियार जो युद्ध विराम नहीं जानता। कहानी को अंगोला से इंग्लैंड लेकर चलते हैं। ब्रिटिश राजकुमारी डायना जहां लैंड माइंस को हटाने की मुहिम में रेड क्रॉस का साथ दे रही थी, वहीं डायना के कदमों की आहट ब्रिटेन के नेताओं को कुछ खास पसंद नहीं आई। तमाम नेता उन पर भड़के भी। उस वक्त के जूनियर डिफेंस मिनिस्टर एर्ल हो उन्होंने तो डायना को बेलगाम तोप कह डाला। लैंडमाइंस की ये दिक्कत अकेले अंगोला या ब्रिटेन की नहीं थी, दुनिया भर के तमाम देशों में युद्ध खत्म हुए, संघर्षों का अंत हुआ, लेकिन लैंडमाइन से जंग जारी रही, आज भी जारी है। दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में ये मौत दबाए बैठी हैं। अफगानिस्तान, अंगोला, बोस्निया और कंबोडिया ये नाम हैं उन देशों में जहां लैंडमाइंस की तादाद सबसे ज़्यादा है। इन देशों में लैंडमाइन से जुड़े हादसों और मौतों के आंकड़े भी सबसे ज़्यादा हैं। कुछ 25 साल पहले 1 मार्च को एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन अमल में लाया गया। तब से लेकर अब तक 164 देशों ने इसे मान्यता दी और 30 देश माइंस फ्री घोषित भी हुए। जहां साल 1999 जहां करीबन 25,000 लोगों ने माइंस से जुड़े हादसों में अपनी जान गंवाई थी, हाल के सालों में यह आंकड़ा 5,000 पर पहुंच गया है। धीरे धीरे इस खतरे से दुनिया निपट रही है, पर डगर लंबी है। आज भी करीबन 70 देशों में 11 करोड़ लैंड माइंस जमीन के नीचे निकाले जाने या हादसों के इंतजार में है। साल भर पहले ही 2023 में कंबोडिया में एक स्कूल अपना बागीचा बड़ा करने की कोशिश में था। खाली जमीन पर इसके लिए कामकाज जारी था, पर यह बगीचा बन ना सका क्योंकि वहां जमीन के नीचे दबे मिले हजारों जिंदा बम। बागीचों और माइन से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि विश्व युद्ध के दौरान माइन फील्ड्स को अमेरिकी और यूरोपीय सैनिक डेविल्स गार्डन नाम देते थे, कहें तो शैतान का बागीचा। खैर, जमीन के नीचे दबे इस बारूद से जंग तो जारी ही है, पर एक सवाल ये कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। लैंडमाइंस का कॉन्सेप्ट करीबन 2500 साल पुराना है। आज के आधुनिक हथियारों से भी पहले इसके तार प्राचीन रोमन और चीनी साम्राज्य से जुड़े बताए जाते हैं, जब कुछ चालाक जनरल दुश्मनों को फंसाने और नुकसान पहुंचाने के लिए जमीन के नीचे गड्ढा करके उनमें नुकीले हथियार छुपा दिया करते थे। वहीं चीन के लोगों ने 13वीं शताब्दी में मंगोल हमलावरों से बचने के लिए पहली बार बारूद भरकर लैंडमाइंस तैयार की थी। अलग अलग आकार और साइज की ये माइंस या तो पैरों के दबाव से एक्टिव होती थी या फिर कहीं दूर किसी स्विच की मदद से। पर ये तो प्राचीन माइंस थी। आज हमें जिस तरह की लैंड माइंस मिलती हैं, उनका पहली बार बड़े पैमाने में इस्तेमाल अमेरिकी गृह युद्ध में किया गया था, जब 11 दक्षिणी राज्यों ने मिलकर संघ सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में अमेरिकी लेखक केनेथ आर रदरफोर्ड अपनी किताब अमेरिकाज बरीड हिस्ट्री लैंडमाइंस में लिखते हैं, 13 दिसंबर 1864 को 30वीं ओहायो वॉलंटियर इन्फेंट्री को मालूम था कि उनके सामने क्या खतरे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आदेश का पालन किया और कन्फेडरेट्स यानी विद्रोहियों के कब्जे वाली एक किले की ओर चढ़ाई की। सार्जेंट लीमैन हार्डमैन भी अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक विस्फोट ने उन्हें हवा में फेंक दिया।
जब धुंध छटी और वो अपने होश में आए तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी एक टांग की कई हड्डियां टूट चुकी थीं, दूसरी टांग, हाथ और चेहरा जल चुका था और आंख बुरी तरह सूज गई थी। हार्डमैन अकेले ऐसे सैनिक नहीं थे जिन्होंने अचानक मौत को इतने करीब से देखा हो। इस जंग में बचे सैनिकों ने भी कई किस्सों में ऐसे जिक्र किए हैं जब उनके किसी साथी का पैर धमाके में उड़कर अलग हो गया हो, कभी 5 सैनिक एक साथ चिथड़ों में उड़ गए हों, तो कभी किसी के दोनों पैर बारूद की चपेट में आ जाने का जिक्र मिलता है। ये सभी लोग जिस एक चीज का शिकार हुए थे उसे कई नाम दिए गए, इन्फर्नो मशीन्स, कन्फेडरेट लैंडमाइंस या टॉर्पीडोज, जिन्हें बागियों ने किले के आसपास लगा रखा था। कल्पना कीजिए ऐसा सैनिक की जिसे केमिस्ट्री का चस्का हो और जो जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हो। ऐसा ही एक सैनिक था गैब्रियल रेंस, जिसने चढ़ाई कर रही सेना के खिलाफ एक नए प्रकार का हथियार बनाया था जिन्हें टॉर्पीडोज कहते थे। इनमें इस्तेमाल किया गया था गन पाउडर यानी बंदूकों का बारूद, जिसे डिब्बे में भरकर जमीन के नीचे दबा दिया जाता था और पैर रखने का दबाव पड़ने पर ये एक्टिव हो जाते थे। दुश्मन सेना में ये टॉर्पीडोज कुख्यात हो गए। जमीन के नीचे बिछे मौत के इस सामान को गेम चेंजर बताया गया। आलम यह था कि सैनिक जमीन में कदम रखने से भी डरने लगे थे। हालांकि शुरुआती दिनों में इन माइंस को कायराना और अनैतिक भी कहा गया। बहरहाल ये तो एक देश के भीतर के गृह युद्ध की बात थी। अब समय में थोड़ा और आगे आते हैं पहले विश्व युद्ध तक, जब दूसरे देशों के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया गया। फ्रांस की सोम नदी के पास का इलाका, साल 1916 के जुलाई महीने की 1 तारीख, सुबह के 7:20 का वक्त, साफ नीला आसमान पर यह नजारा ज्यादा देर तक नहीं रहा क्योंकि होता है एक भयंकर धमाका। हर तरफ धूल और बारूद का गुबार। फिर शुरू होती है दूसरी तरफ की ब्रिटिश फ्रेंच सेना के खिलाफ जर्मन सेना की गोलीबारी। पहले धमाके से 8 मिनट बाद एक एक करके जमीन के नीचे दबी माइंस को एक्टिव किया जाता है, जिसके साथ कई धमाके होते हैं और जमीन के टुकड़े आकाश से मिलते जाते हैं। ठीक कहें तो 21 माइन चैम्बर्स में धमाके किए जाते हैं, जिसके साथ शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध के सबसे खतरनाक और खूंखार लड़ाइयों में शुमार सोम की जंग की, जिसमें पहले दिन करीबन 20,000 सैनिक मारे गए और 40,000 लोग घायल हुए। ये सभी सिर्फ माइन से नहीं मारे गए थे क्योंकि लैंड माइंस बिछाना आसान नहीं था, क्योंकि पहला विश्व युद्ध खोदी गई नालियों यानी ट्रेंचेस में छिपकर लड़ा जाता था। दुश्मन को मारने के लिए लैंड माइंस के मुकाबले बंदूकों का ज्यादा कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। लैंड माइंस एक मामले में हालांकि काफी यूजफुल भी थी। टैंक्स पर सैकड़ों गोलियों का भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जमीन में बिछी एक लैंड माइन हजारों टन भारी टैंक को अपंग करने के लिए काफी थी। और अब तक पिक्चर में गन पाउडर की जुगाड़ू माइंस की जगह नई लैंड माइंस आ चुकी थी। TNT और दूसरे विस्फोटकों की खोज की जा चुकी थी और लैंड माइंस लगाना सेना के लिए किसी इलाके पर कब्जा जमाने में सुविधाजनक हो रहा था। इस सुविधा का फायदा कंबोडिया, अंगोला से लेकर वियतनाम की तमाम लड़ाइयों में खूब लिया गया था। तब शायद किसी को यह होश न था कि ये जंग खत्म होने के दशकों बाद भी लोगों की जान लेती रहेंगी, वो भी सैनिकों से इतर आम नागरिकों की। अंगोला की तरह कंबोडिया में भी करीबन 30 साल तक गृह युद्ध चला, जो 1998 में जाकर खत्म हुआ। युद्ध के बाद देश में इतने जिंदा लैंडमाइंस बचे कि आज भी इनका आंकड़ा 40 लाख से 1 करोड़ के बीच बताया जाता है। इन लैंडमाइंस के बारे में लेखक रे मैग्राथ अपनी किताब लैंडमाइंस एंड अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस में लिखते हैं, साल 1991 के अप्रैल में हुई एक मीटिंग में एक सीनियर अधिकारी ने मुझसे कहा कि कंबोडिया में माइंस खत्म होंगी जब लोग उन पर पैर रखेंगे। हालांकि इसमें लंबा समय लगेगा। माइंस एक ऐसा मुद्दा है जिसके साथ इस देश को रहना ही पड़ेगा। जमीन के नीचे दबे ये जिंदा बम युद्ध के भूत बन आज भी लोगों को डरा रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए दुनिया भर में तमाम कोशिशें भी की गई। इसके भी कुछ दिलचस्प किस्से हैं जिनका इतिहास कुछ कम स्याह नहीं है। फाल्कलैंड द्वीप पर अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए युद्ध के बाद भी माइंस का जाल बचा रह गया था, लेकिन यहाँ की भीड़ें ना चाहते हुए भी माइंस साफ करने वाली बन गई। यहाँ के किसानों ने नोटिस किया विशालकाय घास के मैदान में चरने वाली भीड़ें कभी कभी लैंड माइंस वाली जगहों में चली जाती थी और अपनी जान से हाथ धो बैठती थी, पर इसके चलते यहाँ इन भीड़ों को ना चाहते हुए भी माइंस साफ करने वाला बना दिया गया। स्थानीय लोग इस बारे में जिक्र करते हैं कि भेड़ें चुपचाप मस्ती में चरती रहती हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो वॉर जोन में काम कर रही हैं और कभी भी जिंदगी से हाथ धो सकती हैं। यहाँ की भेड़ों को अनौपचारिक तौर पर यह खतरनाक काम दे दिया गया। खैर, हर जगह माइंस को हटाने के लिए जानवर नहीं थे। तमाम देशों में इंसानों और माइंस एक्सपर्ट्स को ही इस खतरे से निपटना पड़ा, आज भी निपट रहे हैं। हालांकि दुनिया के तमाम देशों ने इन दिशा में कोशिशें की हैं। 3 मई 1996 को 120 से ज़्यादा देशों ने एंटी पर्सनल लैंड माइंस के निर्माण, इस्तेमाल और निर्यात पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। एंटी पर्सनल माइंस के भंडारण, निर्माण और स्थानांतरण पर रोक को लेकर कन्वेंशन साल 1999 में लागू किया गया। साथ ही पहले से जमा माइंस को 4 साल में खत्म करने और 10 साल में सीमाओं के पास बिछाई माइंस को हटाने का फैसला किया गया, पर अमेरिका, रूस और चीन इस संधि का हिस्सा नहीं बने।
युद्ध तो खत्म हो गए, पर इस छुपे हथियार से तमाम देशों की जंग आज भी जारी है, क्योंकि ये हथियार युद्ध विराम नहीं जानता। फिलहाल इसी के साथ एपिसोड खत्म करते हैं। ये लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।